हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके डी यू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपका एक नए मोटिवेशन और जोश उत्साह के साथ में हम आपका स्वागत करते हैं। तो फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन में जुड़ जाएंगे और अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे दोस्तों जिनका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है। दोस्तों, आप सभी को वीके ईडीयू परिवार की तरफ से 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वर्ष आपके सभी स्वप्न पूर्ण हो, वीके ईडीयू की यही कामना है। तो फटाफट से आप सभी दोस्त जुड़ जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन हैं इनके सही आंसर आप सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर दोस्तों पहला प्रश्न है, उत्तर भारत में स्थानांतरणशील कृषि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है? लोगान, झूम, चेन या फिर दोस्तों लादंग। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों जो उत्तर भारत में स्थानांतरणशील कृषि होती है उसे अन्य किस नाम से जानते हैं? झूम खेती के नाम से जानते हैं। स्थानांतरण कृषि को दोस्तों उत्तर भारत में झूम खेती के नाम से जाना जाता है, झूम के नाम से जाना जाता है। और इंग्लिश में दोस्तों इसे क्या कहते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या कहते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। झूम कृषि पेड़ों और वनस्पतियों की भूमि को लेकर पहले साफ करके उसके बाद जलाकर फसलें उगाने की प्रक्रिया है। दोस्तों झूम खेती में क्या होता है, जो लोग दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना जो बसेरा बनाते हैं, ऐसे लोग पहले दोस्तों पुराने ज़माने में झूम खेती करते थे। वो जंगलों की कटाई कर कर वहाँ पर दोस्तों कृषि करते थे। उसके बाद दोस्तों जब वहाँ भूमि जो है उपजाऊ नहीं रह जाती थी तब वो लोग दूसरी जगह अपना बसेरा बनाते थे और वहाँ पर दोस्तों जंगल की सफाई कर कर, जंगल को काट कर दोस्तों वहाँ पर खेती करते थे। तो दोस्तों इस तरीके से उसको स्थानांतरण से कृषि का नाम दिया गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से तापमान का एसआई मात्रक क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों तापमान का एसआई मात्रक क्या है, सभी दोस्त बताएंगे। तो तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। क्या है? केल्विन है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और अगर बात की जाएगी फ़ारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस, दोस्तों ये तीनों की अगर बात की जाएगी तो किसके मात्रक हैं? तो ये तीनों दोस्तों तापमान के मात्रक हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे फटाफट से। सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक जरूर करेंगे और साथ ही साथ में अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक थोड़ा और से पॉइंट है, आप सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। जब भी दोस्तों केल्विन से सेल्सियस में बदलते हैं, ठीक है, तो केल्विन से दोस्तों सेल्सियस में जब बदला जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। जब केल्विन से सेल्सियस में बदला जाता है तो दोस्तों क्या किया जाता है? तो दोस्तों केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दोस्तों जो है तापमान से कितना घटाते हैं? तो दोस्तों तापमान से 273 घटाते हैं। क्या करते हैं? 273 घटाते हैं। और दोस्तों केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं? सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। सेल्सियस को जब दोस्तों केल्विन में बदला जाता है तो क्या किया जाता है? तो दोस्तों तापमान में क्या किया जाता है? तब तापमान में दोस्तों 273 जोड़ दिया जाता है। तो केल्विन से जब सेल्सियस में बदला जाएगा तो 273 घटाया जाएगा तापमान से, और अगर दोस्तों सेल्सियस से केल्विन में बदला जाएगा तो दोस्तों क्या किया जाएगा? तापमान में 273 जोड़ दिया जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है? बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है? तो दोस्तों कौन सा पदार्थ है जो कि पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है दोस्तों लैक्टिक अम्ल, या फिर दोस्तों ऑप्शन सी है जल, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी है एल्कोहल। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों किस पदार्थ के संचय होने से दोस्तों ऐंठन होती है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है लैक्टिक एसिड। दोस्तों लैक्टिक अम्ल का संचय होने से पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। क्योंकि दोस्तों लैक्टिक एसिड बढ़ने से क्या हो जाता है? लैक्टिक एसिड बढ़ने से दोस्तों क्या होता है? जब दोस्तों लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है तो दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन अच्छे तरीके से दोस्तों रुधिर में नहीं हो पाता है, जिसके कारण दोस्तों क्या होता है? रुधिर के लिए ऑक्सीजन के लिए अवरोध उत्पन्न होता है, जिसके कारण दोस्तों मांसपेशियों में क्या होता है? मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है।
अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। किस भारतीय राज्य को टाइगर स्टेट भी कहते हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों किस भारतीय राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। दोस्तों किस भारतीय राज्य को टाइगर स्टेट कहते हैं, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट। ठीक है, टाइगर स्टेट। और इसे दोस्तों अब दोस्तों इसे लेपर्ड स्टेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेपर्ड स्टेट भी कहा जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, लेपर्ड स्टेट भी इसे कहा जाता है। अगला दोस्तों मध्य प्रदेश की अगर बात की जाएगी तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल किसकी राजधानी है, भोपाल की राजधानी, भोपाल दोस्तों किस राज्य की राजधानी है, मध्य प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। क्या है, शिमला दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मैलीपिगियन नलिकाएं प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं। दोस्तों मैलीपिगियन नलिकाएं प्रमुख उत्सर्जी अंग किसके हैं, प्लेटी हेलमिंथीज में, एनिलीड्स में या फिर दोस्तों पक्षियों में, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों आर्थ्रोपोड्स में। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों मैलीपिगियन नलिकाएं जो हैं ये किसमें दोस्तों उत्सर्जी अंग हैं, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है आर्थ्रोपोड्स। मैलीपिगियन नलिकाएं दोस्तों आर्थ्रोपोड्स का उत्सर्जी अंग होते हैं। और आर्थ्रोपोड्स में दोस्तों क्या होता है, आर्थ्रोपोड्स में ये दोस्तों कहाँ पर पाई जाती हैं, तो दोस्तों ये मध्यांत्र एवं पश्चांत्र के मध्य में पाई जाती हैं। अगला दोस्तों निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कमरे की तापमान में द्रव्य अवस्था में होती है, तो कौन सी दोस्तों धातु है जो कि कमरे के तापमान पर दोस्तों द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सोडियम, मरकरी, पोटेशियम या फिर दोस्तों ये सभी। तो सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों एकमात्र ऐसी धातु है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, एकमात्र ऐसी धातु है जो कि कमरे के तापमान पर क्या होती है, द्रव्य अवस्था में होती है, मरकरी दोस्तों। इसे पारा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों पारा जो है कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और पारा की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो पारा को ये किससे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी धातु है, दोस्तों ऐसी कौन सी धातु है, ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो पारा दोस्तों ऐसी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। किससे काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, 1757 में, 1764 में, 1773 में या फिर दोस्तों 1781 में। तो रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों किस वर्ष में पारित किया गया, 1773 में। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया दोस्तों। और दोस्तों ये दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों यह मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी के अधीन में कर दिया गया था। किसके अधीन था दोस्तों, बंगाल और दोस्तों बम्बई प्रेसिडेंसी के अधीन, बम्बई प्रेसिडेंसी के अधीन था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, प्रेसिडेंसी के अधीन था। और दोस्तों अगर बात की जाएगी इसी के तहत क्या हुआ था दोस्तों, बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत दोस्तों किस सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था, तो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का गठन किस प्रेसिडेंसी के दोस्तों के तहत में हुआ था, तो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाएगी तो इसका गठन दोस्तों बंगाल प्रेसिडेंसी के एक्ट के तहत हुआ था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा का क्या नाम है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा का क्या नाम है, सभी दोस्त बताएंगे। मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा या फिर दोस्तों 38 डिग्री समांतर रेखा। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, सभी दोस्त बताएंगे। भारत और पाकिस्तान को जो रेखा विभाजित करती है उसे दोस्तों कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा। और यही रेखा दोस्तों किसे विभाजित करती है, भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के मध्य जो रेखा है
सीमा रेखा है, इसे दोस्तों किस नाम से जाना गया? रेड क्लिफ रेखा। मैक मोहन रेखा की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मैक मोहन रेखा किन दो देशों के मध्य है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। मैक मोहन रेखा दोस्तों बताएंगे किन दो देशों के मध्य है? तो मैक मोहन रेखा दोस्तों अगर बात की जाएगी तो भारत और चाइना के बीच में कौन सी रेखा है? भारत और चीन के मध्य दोस्तों मैक मोहन रेखा है। अगर दोस्तों बात की जाएगी डूरंड, तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य दोस्तों कौन सी है? तो दोस्तों भारत और अफगानिस्तान को कौन सी रेखा जोड़ती है? तो इसका नाम है दोस्तों डूरंड रेखा। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत सरकार निम्न में से, ध्यान से देखेंगे, भारत सरकार निम्न में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? भारत रत्न, अशोक चक्र सम्मान, पद्म विभूषण, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों रेमन मैग्सेस पुरस्कार। रेमन मैग्सेस पुरस्कार, इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी दोस्त छाप देंगे। तो दोस्तों भारत सरकार के द्वारा सबसे पहले जानेंगे कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। तो अगर बात की जाएगी भारत रत्न, दोस्तों भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो दूसरा सर्वोच्च दोस्तों सम्मान है पद्म भूषण। पद्म भूषण है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। दूसरा सर्वोच्च कौन सा है? पद्म भूषण। और भारत रत्न दोस्तों अगर बात की जाएगी तो भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला है? तो भारत रत्न दोस्तों सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दोस्तों सबसे पहले भारत रत्न सम्मान मिला। अशोक चक्र सम्मान की बात की जाएगी तो दोस्तों ये भी आपका भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला एक सम्मान है। और यह दोस्तों किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों जल थल वायु में दोस्तों वीरतापूर्ण कार्य के लिए दोस्तों अशोक चक्र सम्मान दिया जाता है। दोस्तों आपका इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा रेमन मैग्सेस पुरस्कार। रेमन मैग्सेस पुरस्कार दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों रेमन मैग्सेस पुरस्कार को क्या कहा जाता है? ये भी दोस्तों बहुत बार पूछा जा चुका है। तो अगर आपसे पूछा जाता है एशिया का नोबेल प्राइज किसे कहते हैं, तो एशिया का नोबेल किसे कहते हैं? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार दोस्तों रेमन मैग्सेस पुरस्कार को दिया जाता है। और यह पुरस्कार दोस्तों किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह पुरस्कार दोस्तों फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है यह पुरस्कार, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और यह पुरस्कार दोस्तों रेमन मैग्सेस में दोस्तों संस्थाओं को दिया जाता है और उसमें उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को यह सम्मान दिया जाता है। और यह पुरस्कार दोस्तों रेमन मैग्सेस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, एक बार सभी दोस्त देखेंगे और इसका आंसर छाप देंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों को विभाजित किया जाता है? तो बताएंगे किस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों को विभाजित किया जा सकता है? तो बताएंगे किस अधिनियम के तहत किया गया है, यहाँ पर होगा किया गया है। तो किस अधिनियम के तहत दोस्तों केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों को विभाजन किया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1861 या फिर 1892 या फिर दोस्तों 1919 या फिर 1935। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों को भारत सरकार के अधिनियम 1935 के द्वारा विभाजित किया गया। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि मन्नार और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे मन्नार और बंगाल की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो बंगाल और बंगाल की खाड़ी है इसे दोस्तों पाक जल संधि जोड़ती है। यहाँ पर नाम याद रखेंगे, पाक जल संधि। पाक जल संधि पाक जल संधि की अगर बात की जाएगी तो यह किसे जोड़ती है? मन्नार और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है भारत में साल या फिर दोस्तों साल का दोस्तों यहाँ पर वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है सोरिया रबस्ता, बाहुल्य वन कहलाते हैं। तो भारत में जो साल के बाहुल्य वन क्या कहलाते हैं? बताएंगे पतझड़ी वन, सदाबहार वन, या फिर दोस्तों स्क्रब जंगल, या फिर दोस्तों स्क्रब कांटेदार वन। सही आंसर क्या होगा? एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे।
तो दोस्तों भारत में जो साल के बाहुल्य वन पाए जाते हैं इन्हें किस नाम से जाना गया? तो दोस्तों साल के जो वन होते हैं उन्हें दोस्तों सदाबहार वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सदाबहार वन कहा जाता है। और सदाबहार वन का मुख्य पादप दोस्तों कौन सा है? साल है। और दोस्तों सदाबहार वन वे होते हैं जो साल भर में एक बार दोस्तों अपने पत्ते जो हैं पत्ते अपने गिरा देते हैं और उसमें नवीन पत्ते जो है बन जाते हैं और वो साल भर बने रहते हैं। हरा भरा साल भर यह वृक्ष रहता है। अगला दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यमों में गुजर सकती है? ऑप्शन ए है पी तरंग, ऑप्शन बी है दोस्तों यस तरंग, ऑप्शन सी है दोस्तों एल तरंग और ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सी भूकंपीय तरंग ठोस एवं द्रव एवं गैस तीनों माध्यमों में गुजर सकती है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों पी तरंग। पी तरंग दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, यह दोस्तों ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती है। और दोस्तों अगर बात की जाएगी पी तरंग दोस्तों सबसे तेज गति से किस माध्यम से गुजरती है? तो सबसे तेज दोस्तों किस माध्यम से गुजरती है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इनका वेग अगर बात की जाएगी तो सबसे तेज दोस्तों किस में होता है? सबसे अधिकतम वेग दोस्तों ठोस में होता है। अगर बात की जाएगी दोस्तों सबसे कम दोस्तों वेग किस में होता है? तो सबसे कम वेग इनका दोस्तों किस में होता है? गैस में। सबसे कम वेग किस में होता है? गैस में। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है चार वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो चार वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन किस वेद से मिलता है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है ऋग्वेद। दोस्तों ऋग्वेद की अगर बात की जाएगी तो इसमें दोस्तों चार वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद दोस्तों अगर बात करेंगे तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पुराना वेद कौन सा है तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में दोस्तों अगर बात की जाएगी तो सबसे बड़ा वेद कौन सा है? सबसे बड़ा वेद भी दोस्तों कौन सा है? ऋग्वेद। दोस्तों अगर बात की जाएगी ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? दोस्तों कितने मंडल हैं? तो इसमें दोस्तों 10 मंडल हैं। सूक्त कितने हैं दोस्तों? 28 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 1028। 1028 इसमें सूक्त है। ऋग्वेद की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो इसके 10वें मंडल, 10वां मंडल जो है, 10वें मंडल में दोस्तों चार वर्णों का उल्लेख किया गया है और इसे किस नाम से जाना गया? पुरुष सूक्त। दोस्तों चार वर्ण कौन कौन से हैं? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दोस्तों इन चार का जो है किसमें वर्णन किया गया है? तो इनका दोस्तों कर्मों के आधार पर वर्णन किया गया है। तो ये आपका ऋग्वेद इसमें एकदम करेक्ट आंसर है। ये दोस्तों पुरुष सूक्त में आपको देखने को मिलता है। ऋग्वेद में दोस्तों एक और मंडल है जो कि बहुत बार पूछा गया, तीसरा मंडल। दोस्तों ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? दोस्तों ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में है। और गायत्री मंत्र आपका कौन सा है? सभी को पता, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो दोस्तों ये आपका गायत्री मंत्र है और इसका उल्लेख दोस्तों कहाँ पर है? गायत्री मंत्र में। गायत्री मंत्र को दोस्तों किस ऋषि ने लिखा था? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों विश्वामित्र। विश्वामित्र ने दोस्तों गायत्री मंत्र लिखा। और ये दोस्तों किस देवता को समर्पित है? तो ये सावित्री देवी को समर्पित है। किसे समर्पित है? सावित्री देवी को समर्पित है। साथ ही साथ में दोस्तों ये जो मंत्र है सूर्य देवता को भी समर्पित है। इसे भी आप सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी दोस्त लाइक शेयर जरूर करेंगे और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन के संत हैं। तो बताएंगे भक्ति आंदोलन के संत कौन है? कबीर, मैथिली शरण गुप्त, दयानंद या फिर दोस्तों मलिक मोहम्मद। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों भक्ति आंदोलन के संत कौन है? तो दोस्तों भक्ति आंदोलन के संत कौन है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है कबीर। दोस्तों कबीर दोस्तों किस शताब्दी के कवि हैं? तो 15वीं शताब्दी के कवि हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के कवि हैं। और दोस्तों ये किस शाखा में आते थे? तो दोस्तों भक्ति के दो शाखाएं थी। एक तो आपका था निर्गुण भक्ति के कवि और एक आपका था सगुण भक्ति के कवि। जो निर्गुण भक्ति के कवि थे दोस्तों वो ईश्वर का जो दोस्तों डायरेक्ट जो है उनके बारे में वर्णन नहीं करते थे। और जो सगुण भक्ति के कवि थे वो दोस्तों ईश्वर की सीधे से चर्चा करते थे। जैसे कि इसमें आपका रसखान हो गए, आपका दोस्तों तुलसीदास हो गए। तो ये सभी दोस्तों
किस में आते थे, सगुड़ में आते थे। निर्गुण में दोस्तों कबीरदास, ये किस में आते हैं, निर्गुण भक्ति शाखा में आते थे। और ये दोस्तों निराकार ईश्वर की आस्था पर वर्णन करते थे। जो निराकार ईश्वर है, निराकार ईश्वर, निराकार ईश्वर की आस्था पर, निराकार ईश्वर की आस्था पर दोस्तों इनका विश्वास था। अगला दोस्तों जो सगुण भक्ति शाखा के कवि थे उनका किस पर, साकार ईश्वर पर कवि विश्वास था। जैसे कि तुलसीदास को भगवान राम के दोस्तों इन्होंने बहुत सारे प्रसंगों का वर्णन किया, रामचरितमानस का किया, विनय पत्रिका लिखी, ठीक है। और इसी तरीके से दोस्तों रस खान ने भगवान कृष्ण जी के जीवन से संबंधित बहुत सारी जो है रचनाएं लिखी हैं। तो ये आपके कौन से हैं, सगुण के। और अगर आपसे पूछा जाए कबीर, तो कबीर दोस्तों निर्गुण शाखा के कवि हैं। तो भक्ति आंदोलन संत कबीर इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध साहित्य पुस्तक देवदास किसने लिखी है। इसका सही आंसर आप सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मैथिली शरण गुप्त, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, महादेवी वर्मा, या फिर दोस्तों अज्ञेय। तो दोस्तों देवदास प्रसिद्ध उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे और इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन के संत कौन है। तो दोस्तों ये प्रश्न एक बार आपका पुनः रिपीट हो गया, तो इसका हमने आपको बताया था कौन है, कबीर दोस्तों। कबीर दोस्तों भक्ति आंदोलन के संत हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों फिर से पुनः वही क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। प्रसिद्ध साहित्यकार पुस्तक देवदास किसने लिखी है, तो शरत चंद्र उपाध्याय। ये आपका क्या हो जाएगा, शरत चंद्र उपाध्याय, ऑप्शन 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, 15 अप्रैल को, 16 अप्रैल को, 17 अप्रैल को, या फिर दोस्तों 18 अप्रैल को। तो विश्व विरासत दिवस दोस्तों, विश्व विरासत दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो 18 अप्रैल को दोस्तों विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। और यह दोस्तों सांस्कृतिक विरासत एवं विविधता के बारे में जनता को जागरूकता जनता की जागरूकता को बढ़ाने के लिए दोस्तों इसे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस को। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कंदरिया महादेव मंदिर बताएंगे, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कोणार्क में, खजुराहो में, माउंट आबू में, या फिर दोस्तों कांचीपुरम में। तो आपको बताना है दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है। कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों कंदरिया महादेव का मंदिर दोस्तों कहाँ पर है, तो दोस्तों ये मंदिर आपका मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है, कंदरिया महादेव का मंदिर। और खजुराहो का दोस्तों, खजुराहो नृत्य का संबंध दोस्तों किससे, मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। अगला दोस्तों यहाँ पर आप सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर जो है इसका निर्माण दोस्तों किसने कराया था, तो इसका निर्माण दोस्तों चंदेल शासक ने करवाया था। चंदेल शासकों ने दोस्तों खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था। खजुराहो में दोस्तों बहुत सारे मंदिर थे और इनका निर्माण दोस्तों किसके द्वारा कराया गया, चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया। किसके द्वारा कराया गया, चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसमें दोस्तों मंदिरों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों लगभग इसमें 25 मंदिर हैं। कितने हैं, लगभग दोस्तों इसमें 25 मंदिर हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, सभी दोस्त बताएंगे। सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों आज का हमारा सेशन बस यहीं तक था। आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रतिदिन एसएससी के द्वारा पूछे जाने वाले दोस्तों बार बार जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन सभी का दोस्तों इसी में आपको एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम प्रतिदिन आपके सामने लाते हैं, उसको भी दोस्तों विशेष एनालिसिस के साथ में आपको सॉल्व करवाते हैं। तो प्रतिदिन क्लास से जुड़कर आप सभी दोस्त अपनी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लास्ट में बस यही कहना चाहते हैं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ तू है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।